हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपडेटेड फार्मेसी। तो हम देख रहे थे अपनी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें कि हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था, जो कि हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, तो वो हमने स्टार्ट किया था। उसके हमने बहुत सारे टॉपिक्स अभी तक यहाँ तक पूरे कंप्लीट किए, ऑलरेडी कवर किए और यूट्यूब पे अपलोड भी किए। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो कि हमारा चैप्टर 1 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हीमोस्टैसिस है, इसके बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं, और बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी जो कि हमारा हीमोस्टैसिस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे हीमोस्टैसिस क्या होता है, तो यहाँ पे हमने डायग्राम एक बनाया हुआ है, तो डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाएंगे कि हीमोस्टैसिस क्या होता है। जो कि ह्यूमन बॉडी होती है, जो कि ह्यूमन बॉडी का मतलब पूरा अंदर का जितना भी एनवायरनमेंट होता है उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं, और जो बॉडी के बाहर जो भी मतलब एनवायरनमेंट होता है उसे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। मतलब बॉडी के बाहर जितना भी मतलब किस टाइप का भी एनवायरनमेंट होता है उसे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो जो ये मतलब जो हमारा हीमोस्टैसिस होता है, ये वो कंडीशन होती है जबकि हमारी बॉडी इस इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस रखती है, कांस्टेंट रखती है, मेंटेन रखती है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। यानी कि जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो बैलेंस रहता है, कांस्टेंट रहता है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। हत्ता कि हमारे अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस वगैरह भी आ जाते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है मतलब वो क्या करती है, उसमें एक प्रोसेस होती है, एक कंडीशन होती है जो कि मतलब अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस बना के रखती है। अगर कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस भी आ जाए, यानी कि वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस बना के रखती है। तो अगर हम यहाँ पे अब हीमोस्टैसिस की डेफिनेशन ली है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हीमोस्टैसिस क्या होता है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, जो कि हमारा हीमोस्टैसिस है ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ निकला हुआ है। एक ह्यूमियो मीन्स सेम या कॉन्स्टेंट, स्टैसिस मतलब स्टेट, स्टेट मीन्स कंडीशन। तो यहाँ पे भी हमने यही सेम लिखा है कि जो हीमोस्टैसिस होता है वो प्रोसेस होती है जिसमें कि जो कि ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं या स्टेबल रखते हैं जो कि उनका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, हत्ता कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं। और यहाँ पे भी हमने सेम यही लिखा हुआ है कि हीमोस्टैसिस वो कंडीशन होती है जब हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। होप है यहाँ तक आपको पूरा समझ आ चुका होगा कि हीमोस्टैसिस क्या होता है। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे कि हमारी बॉडी का मतलब इंटरनल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, मतलब अगर कुछ भी हो जाएगा तो मतलब थोड़ा सा मतलब 0.5 मतलब डिक्रीज या इंक्रीज होता रहता है। तो मतलब ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो मतलब जो हमारी बॉडी होती है उसको पूरा मेंटेन बना के रखती है हमारे इंटरनल टेम्परेचर को, हमारा जो एक्सटर्नल टेम्परेचर चाहे वो कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट है हीमोस्टैसिस कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि अगर हमारा जो हीमोस्टैसिस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा तो मतलब वो हमारी बॉडी उसको कैसे कंट्रोल करेगी, उसका क्या मैकेनिज्म है। यानी कि अगर जो हमारा हीमोस्टैसिस है हमारी बॉडी में पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसका मतलब क्या कंट्रोल, मतलब हमारी बॉडी उसको कैसे कंट्रोल करेगी, क्या मैकेनिज्म है उसका। तो ऑल द बॉडी ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर टू मेंटेन हीमोस्टैसिस, जो कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो मतलब एक साथ काम करते हैं। क्या काम करते हैं, मतलब जो कि हमारा हीमोस्टैसिस है उसको मेंटेन करने के लिए वो एक साथ काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज मेनली कंट्रोल्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, मतलब हमारी बॉडी में पूरी कोऑर्डिनेशन होती है, उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता है। न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन मतलब एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें कि हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं। यही 2 सिस्टम्स होते हैं जो कि हमारे पूरे हीमोस्टैसिस को कोऑर्डिनेट या कंट्रोल करते हैं। हमारी पूरी बॉडी के मतलब जितने भी फंक्शंस वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। अब हम देखेंगे जो कि हमारा हीमोस्टैसिस कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि जो हमारे अगर हमारा हीमोस्टैसिस इम्बैलेंस हो जाएगा उसको जो कंट्रोल करता है, उसका जो मैकेनिज्म है उसके 3 कंपोनेंट से मतलब वो कैसे कंट्रोल हो जाए, मतलब वो पूरा बैलेंस में कैसे वापस आता है। तो सबसे पहले है रिसेप्टर्स, जो कि हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, इन्हें हम सेंसर्स भी कहते हैं। जो कि अगर मतलब हमारे मतलब
बॉडी में मतलब कुछ भी चेंजेस आते हैं, दिस डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, ये मतलब चेंजेस करते हैं, मतलब डिटेक्ट करते हैं। अगर एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आ जाए ये वो डिटेक्ट करती है और फिर इंफॉर्मेशन भेजते हैं किसको, कंट्रोल सेंटर को, यानी कि हमारे CNS या हाइपोथैलेमस वगैरह जो भी हमारा कंट्रोल सेंटर होता है उससे मतलब इंफॉर्मेशन भेजता है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इनको हम सेंसर्स भी कहते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं चेंजेस किसमें, हमारे जो एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आता है उसको डिटेक्ट करते हैं और हमारे कंट्रोल सेंटर को इंफॉर्मेशन भेजते हैं। जैसे कि हमारे थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, अगर डिटेक्टिव चेंजेस, अगर टेम्परेचर में कुछ भी चेंजेस आ जाएंगे, जो कि हमारा थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं किसको, कंट्रोल सेंटर को। ये हमारा कंट्रोल सेंटर, जो कि हमारा कंट्रोल सेंटर होते हैं, जो कि हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, जब भी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस वगैरह आते हैं वो कंट्रोल सेंटर के पास भेजते हैं, यानी कि जहाँ पे फिर वो एनालाइज होता है, जो भी मैसेज वो वहाँ पे भेजता है। जो कि हमारा कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस होता है, तो वहाँ मतलब क्या होता है कि वहाँ हमारा मतलब जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है वहाँ जो भेजते हैं, तो वहाँ पे वो फिर एनालाइज होती है। तो उसके बाद है हमारा फीडबैक सिस्टम, जो कि हमारा फीडबैक सिस्टम है, इसको हम इफेक्टर्स भी बोलते हैं। इफ़ देयर आर एनी चेंज टेक्स प्लेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट देन फीडबैक सिस्टम इज टेक बैक इनटू इट्स कांस्टेंट रेट और इन होम्योस्टेसिस। जब भी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आती है, जो कि हमारा फीडबैक सिस्टम होता है, जब भी हमारा होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस होता है, ये उसे अपनी मतलब नॉर्मल स्टेट में वापस लेके आता है, यानी कि हमारे होम्योस्टेसिस को वापस बैलेंस करता है। कौन, फीडबैक सिस्टम। जो कि हमारा फीडबैक सिस्टम है, ये कभी एग्जाम में अलग से भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी फीडबैक सिस्टम। ये दो तरह का होता है, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, दूसरा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। जो कि हमारा फीडबैक सिस्टम होता है, जब भी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो जो कि हमारा फीडबैक सिस्टम होता है, हमारे इफेक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारा जो होम्योस्टेसिस होता है उसे कॉन्स्टेंट स्टेट में वापस लेके आते हैं, यानी कि हमारा जो होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस बिगड़ जाता है उसे अपनी पोजीशन में वापस लेके आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ये दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, दूसरा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। जो कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है, इसका क्या काम होता है, क्या रोल रहता है, ये मतलब हमारे जो भी हमारी बॉडी में कंडीशंस हो जाती है, अगर कुछ भी मतलब डिक्रीज़ वगैरह हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो ये उसे इंक्रीज़ करते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है काम, वो मतलब डिक्रीज़ करता है, अगर हमारी बॉडी में कुछ भी इंक्रीज़ हो जाएगा उसको डिक्रीज़ करता है। आपको ऐसे याद रखना है, जो कि पॉजिटिव सिस्टम होता है उसका रोल क्या होता है, वो यूज़ किया जाता है इंक्रीज़ करने के लिए, और जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है वो डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि अब हम आपको एग्जांपल देके भी पूरा समझा देंगे ये इंक्रीज़ क्या है और डिक्रीज़ क्या है। जो कि हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, व्हेन एनीथिंग इज़ डिक्रीज इन आवर इंटरनल एनवायरनमेंट, अगर हमारी बॉडी में इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ भी डिक्रीज हो जाएगा, कुछ भी कम हो जाएगा, देन इट इज़ ट्राई टू बैक इनटू इट्स नॉर्मल सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग इट। ये उस सिचुएशन को क्या करता है कि नॉर्मल पोजीशन में लेके आता है, कैसे, बाय जो भी मतलब डिक्रीज हुआ होता है हमारी बॉडी में उसे इंक्रीज करके नॉर्मल सिचुएशन में लेके आता है। जैसे कि जब भी हमारा मतलब चाइल्ड्स होते हैं, जब भी उनकी बर्थ होती है मतलब डिलीवरी के टाइम पे, उस टाइम क्या होता है कि जो कि हमारा ऑक्सीटोसिन होता है, मतलब जो फीमेल्स होते हैं उनमें ऑक्सीटोसिन प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में जब मतलब जो प्रेजेंट होता है उसकी मतलब उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है किसमें, बॉडी में, मतलब जो कि फीमेल्स वगैरह होती है उस टाइम क्या होता है कि उसकी मतलब जो कंसनट्रेशन होती है ऑक्सीटोसिन की वो इंक्रीज़ होता है। उससे क्या होता है कि जो यूट्रस होती है वो उससे ज़्यादा उसकी कंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, यानी कि जब यूट्रस की कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगी, जो भी लेडी हो जाएगी, मतलब जो कि लेडी होती है, मतलब जिसकी भी मतलब डिलीवरी हो जाएगी, तो उसको क्या हो जाएगी, उससे आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, जो भी चाइल्ड होता है वो आसानी से डिलीवर होता है। यानी कि जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है, जब भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, मतलब कुछ भी हमारी बॉडी में डिक्रीज़ होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है। और जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो क्या काम करता है, अगर मतलब कुछ भी हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा उसको डिक्रीज़ करने के लिए मतलब वो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है, हमारे इफेक्टर्स काम करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करेंगे, हमारी बॉडी में फीवर इंक्रीज़ हो जाता है, वो कम करने के लिए हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है। है यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, जो कि हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है, ये कब हमारी बॉडी में काम करता है, जब भी हमारा होम्योस्टेसिस मतलब पूरा इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस टाइम क्या हो जाता है कि अगर मतलब क्या कंडीशन आती है कि अगर हमारी बॉडी में कुछ भी इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो डिक्रीज़ करने के लिए हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम उस टाइम इस्तेमाल हो जाता है। दैन एनीथिंग इज इंक्रीज इन आवर इंटरनल एनवायरनमेंट, जब हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में कुछ भी बढ़ जाता है, देन दिस सिस्टम इज ट्राई टू बैक इनटू नॉर्मल कंडीशन बाय डिक्रीजिंग दिस इट। तो
तो जो कि हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है वो ये क्या कोशिश करता है कि जो कि हमारे मतलब बॉडी में कुछ भी मतलब इंक्रीज़ हो जाता है वो डिक्रीज़ करने के लिए, नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में कुछ भी इंक्रीज़ हो जाएगा वो डिक्रीज़ करने के लिए, वो मतलब हमारी बॉडी हमारा सिस्टम नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है जिससे आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये पूरा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम भी क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में फीवर आता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, उससे क्या हो जाता है कि हमारा जो स्किन होता है, मतलब हमारा जो स्किन होता है उसकी मतलब वो उसकी जो हीट होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि हमारा जो स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जो हमारे थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल भेज देते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को, यानी कि कंट्रोल सेंटर को। और जो कि हमारा कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस होता है, वहाँ से हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर TRC जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा TRC एक्टिवेट हो जाता है वो स्टिमुलेट करता है स्वेट ग्लैंड्स को, और जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स जब स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो स्वेटिंग, उससे क्या होता है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। तो जब हमें पसीना बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो उससे क्या हो गया कि ऑब्वियसली कूलिंग इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि हमारी बॉडी ठंड पड़ जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा टेम्परेचर जो होगा वो कम पड़ जाएगा, यानी कि वो डिक्रीज़ हो जाएगा। होप है कि आपको पूरा ये होम्योस्टैसिस जितना भी यहाँ पे हमने पढ़ा पूरा समझ आया होगा कि होम्योस्टैसिस क्या है, इसका जो कंट्रोल मैकेनिज़्म, होम्योस्टैसिस कंट्रोल मैकेनिज़्म है वो पूरा समझ आया होगा। और जो कि नेगेटिव और मतलब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है वो भी आपको समझ आया होगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 मार्क्स में पूछा जाता है, तो अगर 10 मार्क्स में आ जाएगा, अगर आप इतना लिखोगे तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। 10-15 मार्क्स में भी लिखोगे तो इतना बहुत ज़्यादा है उसके लिए। अब हम बात करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो अगर हम देखेंगे जो कि हमारी एनाटॉमी है, यानी कि हमारे स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड, उनके रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जाननी है। तो अगर जो कि हमारे मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा, आप सबको पता होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले आगे जाके हमारे एनाटॉमी में। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे जो कि हमारी सेल होती है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारी बॉडी का। तो ये जो सेल होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम सेल को कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो अब है हमारा नेक्स्ट टिश्यू, जो कि हमारे टिश्यूज़ होते हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और जिनका फंक्शन सेम होता है। यानी कि जो टिश्यू होते हैं ये बहुत सारे सेल्स का बना होता है और जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और जिनकी फंक्शन सिमिलर होती है, यानी कि जिनकी एक स्पेसिफिक फंक्शन होती है। तो अब है नेक्स्ट है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो अगर हम यहाँ पे एनाटॉमिकल पोजीशन को समझ लेंगे, दिस इज द अपराइट पोजीशन ऑफ द बॉडी विद द हेड फेसिंग टुवर्ड्स। तो यहाँ पे मतलब हमने स्ट्रक्चर पहले बनाया था, तो अगर हम इसके थ्रू समझ लेंगे जो कि ह्यूमन बॉडी है, अगर हम सीधे खड़ा हो जाएंगे तो सीधा मतलब आगे जाके आगे की तरफ देखेंगे, मतलब हमारा फेस सीधे स्ट्रेट होगा, मतलब हमारी बॉडी पूरी स्ट्रेट होगी। तो इस पोजीशन को हम एनाटॉमिकल पोजीशन बोलेंगे, पूरा ऊपर से नीचे तक, यानी कि हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए हैं, हमारा फेस बिल्कुल आगे की तरफ है, तो उसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। तो अब है नेक्स्ट प्रॉक्सिमल एंड। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड को समझ लेंगे, इट मीन्स द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर नियरेस्ट टू अ गिवन पॉइंट। तो अगर हम यहाँ पे समझ लेंगे जो कि हमारा प्रॉक्सिमल एंड होता है, ये वो एंड होता है जहाँ से मतलब अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर की बात करेंगे जहाँ से वो स्टार्ट होता है, तो वहाँ से मतलब जो कि मतलब जहाँ पे वो स्टार्ट होगा उस पॉइंट को जो कि मतलब जो नज़दीक होगा उससे हम प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे, और जो उस पॉइंट से सबसे ज़्यादा दूर होगा उस स्ट्रक्चर का तो उसे हम डिस्टल एंड बोलेंगे। जैसे कि हमारा मतलब हमारी पूरी बाजू है, मतलब हमारी पूरी बाजू है, ये हमारे शोल्डर से स्टार्ट होती है, जो कि हमारा शोल्डर है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इस पॉइंट को हम प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे, और जो जहाँ पे ख़त्म हो जाती है उससे हम डिस्टल एंड कहेंगे। मतलब जो कि हमारा जो पॉइंट होता है जहाँ से स्टार्ट होती है उससे हम उसके जितना करीब होगा उससे हम प्रॉक्सिमल एंड बोलेंगे, और जितना दूर होगा उससे हम डिस्टल एंड बोलेंगे। अब है नेक्स्ट डिस्टल एंड। इट मीन्स द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, यानी कि ये वो पार्ट होता है स्ट्रक्चर का जो कि हमने अभी बताया कि जो जितना दूर होगा मतलब पॉइंट से जहाँ से वो स्टार्ट होगा कोई भी स्ट्रक्चर, तो उससे हम डिस्टल एंड कहेंगे। जहाँ जो नज़दीक रहेगा उससे हम प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लेग की भी बात मतलब कहेंगे, यहाँ पे मतलब हमारी पूरी लेग स्टार्ट होती है हमारे पूरे पैर तक, तो जो कि हमारा पार्ट है ये डिस्टल एंड हुआ, और जो जहाँ से स्टार्ट हो गई उससे हम प्रॉक्सिमल पार्ट कहेंगे, प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट सुपीरियर।
जो कि हमारा सुपीरियर होता है अपर एंड ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी का ऊपर साइड होता है, हेड साइड, मतलब जो कि हमारा हेड होता है ये सुपीरियर होता है। और जो हमारा नीचे वाला पोर्शन होता है हमारे पैर की साइड, मतलब जो कि नीचे वाला पोर्शन होता है उससे हम इन्फीरियर पोर्शन कहते हैं, इन्फीरियर एंड कहते हैं। जो कि हमारा सुपीरियर एंड होता है यानी कि मतलब जो कि हमारा हेड रहता है तो ये हमारा हमेशा सुपीरियर ही रहता है, मतलब हमारे टॉप पे रहता है हर और जो कि हमारे लेग्स वगैरह वो जो हमारे पैर मतलब सबसे नीचे जो आता है उसे हम इन्फीरियर एंड कहेंगे, और जो कि हमारा ऊपर वाला पोर्शन रहेगा उसे हम सुपीरियर एंड कहेंगे। अब है सिमेट्रिकल, जो कि राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स आर सिमिलर ईच अदर, जो कि हमारे राइट और लेफ्ट पार्ट्स होते एक दूसरे से सिमिलर होते, जैसे कि हमारी दो आंखें एक राइट वाली लेफ्ट से बिल्कुल सिमिलर होती है, हमारा लेफ्ट कान राइट कान से पूरा सिमिलर होता है, या किडनीज दोनों या लंग्स दोनों एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, इससे हम सिमेट्रिकल पोजीशन बोलेंगे। अब है एसिमेट्रिकल, यानी कि जो कि एक दूसरे के साथ नहीं मैच होंगे, जो कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल अलग होंगे। राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स आर नॉट सिमिलर, जो कि राइट और लेफ्ट पार्ट्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते एक दूसरे के, जैसे कि एग्जांपल की बात है हमारे रिस्ट और मीडियन लाइन। तो अगर हम यहाँ पे मीडियन लाइन को समझ लेंगे, द सेंट्रल पार्ट ऑफ मिड लाइन ऑफ द बॉडी विच डिवाइड्स इनटू टू हॉलोज राइट एंड लेफ्ट, जो कि हमारी बॉडी होती है, अगर हम यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे मतलब लाइन डालेंगे या मतलब ये हमारे बॉडी को ये मतलब मीडियन लाइन वो लाइन होती है जो कि हमारी बॉडी को दो पार्ट्स सिमेट्रिकल दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स में पूरा डिवाइड कर देती है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 जो कि हमने अभी पूरा कंप्लीट किया। तो अब है नेक्स्ट हमारा चैप्टर 2 जो कि हमारा यूनिट 1 का रहेगा। और रही बात फिर नोट्स की, जो कि हमारे नोट्स है वो आपको पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे जब भी हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में आपको पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे। आप पूरे निश्चित रहिए, आपको आखिर में प्रोवाइड किए जाएंगे। जो कि हमारा यूनिट 1 है बहुत जल्दी हम कंप्लीट करने वाले हैं, और जो कि हमारे 2 चैप्टर्स उसके बचे हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। तो हमारे साथ बने रहे, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको पूरे नोट्स फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं, और जो कि हमारे वीडियो लेक्चर्स है वो भी आपको पूरे फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो हमारे नोट्स रहेंगे वो पूरे हैंड रिटन रहेंगे, मतलब ऐसे डिजिटल वगैरह कुछ भी नहीं रहेंगे, पूरे हमारे नोट्स हैंड रिटन रहेंगे।